Good morning, students. Welcome to MKH video series. How are you all? I hope you are fine. Now we are going to start with the remaining part of the chapter, that is matter in our surrounding. In the previous video we are discussing about these 3 points, that is matter, physical nature and characteristic of matter. Also we are done with the state of matters, but some points are left. So we are discussing about these points in this video. So these are the difference between solid, liquid and gases. Solid, liquid and gases. In solid the shape is fixed and the volume is also fixed. But in liquid the volume is fixed but shape is not fixed. Why? Because this is the chalk. Here इसकी जो बाउंड्री है ये हमें विजिबल है तो ये सॉलिड है. अगर जिसकी बाउंड्री हमें विजिबल नहीं होगी तो वो क्या होगा, लिक्विड होगा. जैसे बॉटल में पानी है तो पानी को अगर मैं उसी बॉटल के पानी को अगर मैं फर्श पे स्प्रेड कर दूंगी तो क्या होगा, वो उस फर्श की शेप ले लेगा. या मैं किसी प्लेट में डाल दूंगी तो वो उस प्लेट की शेप ले लेगा. मतलब जिस भी कंटेनर में मैं उसको डाल रही हूँ वो उसकी शेप ले रहा है. तो वो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है. सॉलिड ऐसा नहीं कर पाता. इसकी शेप जो होती है फिक्स होती है. जैसे ये चौक है, अगर मैं इसको किसी प्लेट में डाल दूंगी तो क्या इसकी शेप चेंज हो जाएगी, नहीं होगी. ठीक है, तो इसका मतलब ये सॉलिड है. अगर मैं इसको ब्रेक भी कर दूंगी तो क्या इसकी चेंज हो जाएगी, नहीं होगी. ठीक है, तो यही लिखा हुआ है फिक्स वॉल्यूम, इट हैज़ इनडेफिनेट शेप, मतलब नॉट फिक्स शेप. और जो गैस होती है उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, शेप दोनों फिक्स नहीं होते. ठीक है, क्यों फिक्स नहीं होते, क्योंकि गैस अगर एयर, जैसे एयर है, अब एयर की कोई फिक्स वॉल्यूम में नहीं है. ठीक है, अगर पूरे इन्वायरमेंट में अपने एयर है तो उसकी कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं है, ना कोई फिक्स शेप है. किसी भी कंटेनर में डालोगे उसकी शेप ले लेगी एयर. ठीक है, अब जो गैस है उसकी कंप्रेसिबिलिटी मोर है. ठीक है, अगर किसी गैस को हम कंप्रेस करेंगे तो वो इजीली कंप्रेस हो जाएगी. जैसे अपने घरों में एलपीजी सिलेंडर आते हैं तो वो सब सिलेंडर में फिल रहती है गैस. अब वो फिल कैसे हुई, उसको कंप्रेस किया गया. जब उसको कंप्रेस किया गया तो वो सिलेंडर में फिल हो गई. ठीक है, इसकी स्लाइट कंप्रेसिबिलिटी है लिक्विड की, इसको हम इजीली कंप्रेस नहीं कर पाते, बट कुछ लेवल तक ये कंप्रेस हो जाती है. ठीक है, जो सॉलिड है उसको तो बिल्कुल भी कंप्रेस नहीं कर सकते. क्यों कंप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि ये देखो, ये सॉलिड है ना, ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ये बिल्कुल पास में है. ठीक है, तो इनके बीच में इतना स्पेस नहीं है कि ये कंप्रेस हो पाए. लेकिन जो लिक्विड है इनके बीच में कुछ स्पेस अवेलेबल है. कुछ स्पेस होने की वजह से ये कुछ कंप्रेस हो जाते हैं. लेकिन जो गैस है इनके पार्टिकल्स में देखो कितना स्पेस है, तो इनमें बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट रहते हैं जिसकी वजह से ये कंप्रेस हो जाते हैं. ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यही है, इनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है. और जो इसका क्यों स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि बहुत टाइटली पैक्ड रहते हैं. जब टाइटली पैक्ड रहेंगे तो उनका फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा. अगर वो लूजली पैक्ड होंगे तो उनका फोर्स क्या होगा, कम होगा. जैसे इसमें अब ये क्या, ये लूजली पैक्ड है, मतलब थोड़े दूर है, तो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा. लेकिन गैस है, गैस में क्या है, बहुत दूर है, तो इनका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, बहुत ज़्यादा लेस होगा. ठीक है, नेक्स्ट है स्पेस मैंने बता ही दिया कि जो सॉलिड है उसमें बहुत कम स्पेस होता है. बहुत कम क्या, होता ही नहीं है स्पेस, क्योंकि जो पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. तो इसीलिए जो सॉलिड होता है इनके इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है इसका बहुत कम होता है, और इसका स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, बट गैस का सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है, एक वर्ड आता है रिजिडिटी या रिजिड. इस रिजिड का मतलब क्या होता है, रिजिड का मतलब होता है जिसकी शेप फिक्स होती है, उसको हम रिजिड बोलते हैं. अब सॉलिड की शेप क्या थी, फिक्स थी, तो वो क्या हो गया, वो रिजिड हो गया. जैसे ये चौक है, इसकी शेप क्या है, फिक्स है, तो ये क्या है, ये रिजिड है. ठीक है, अब लिक्विड है, क्या लिक्विड रिजिड है, नहीं है. रिजिड क्यों नहीं है, क्योंकि उसकी शेप फिक्स नहीं है. उसको जिस भी कंटेनर में डालेंगे वो उसकी शेप ले लेगा. गैस रिजिड है, नहीं है, क्योंकि इसको भी किसी भी कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप ले लेगा, कंप्रेस हो जाएगा इजीली. तो ये गैस भी रिजिड नहीं है. ओनली सॉलिड जो है वो रिजिड की प्रॉपर्टी शो करते हैं. ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है रेट ऑफ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या था? मिक्सिंग। तो सॉलिड में जब स्पेस ही नहीं है तो उसमें पार्टिकल मिक्स कैसे हो जाएंगे? नहीं हो पाएंगे। जैसे कोई भी भीड़ है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो वहाँ पैर रखने की भी जगह नहीं है, तो आप उस भीड़ के अंदर कैसे फिट हो जाओगे? नहीं हो पाओगे ना। तो वही यहाँ पे जब स्पेस ही प्रेजेंट नहीं है तो उसके अंदर और मॉलिक्यूल कैसे आ जाएंगे? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सॉलिड का क्या होता है? बहुत कम होता है। लेकिन लिक्विड का क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा स्पेस प्रेजेंट होता है। लेकिन गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है, तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ मैंने ये ऑर्डर भी लिख रखा है। डिफ्यूज़न का ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा गैस में डिफ्यूज़न होता है, उसके बाद लिक्विड में डिफ्यूज़न होता है, फिर सॉलिड में डिफ्यूज़न होता है। और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस किसके अंदर ज़्यादा होता है? गैस में सबसे ज़्यादा होता है, फिर लिक्विड में, फिर सॉलिड में, सबसे कम सॉलिड में। फिर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में, क्योंकि ये बहुत पास है ना, इसलिए। उसके बाद कम लिक्विड में और सबसे कम गैस में, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, अब लिक्विड की प्रॉपर्टी है ये डिफ्यूज़न शो करता है। अब डिफ्यूज़न किस में होगा? या तो सॉलिड इन लिक्विड में होगा, या लिक्विड इन लिक्विड में होगा, या गैस इन लिक्विड में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड में डिफ्यूजन, सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉलिड को लिक्विड में डाल दिया। इसको लिखने का सेंस क्या है? जो पहले लिखा जाएगा ना उसको उसके अंदर, बाद वाला जो लिखा है उसके अंदर मिक्स करेंगे। तो मैंने पहले सॉलिड लिखा है, तो सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करेंगे। अब सॉलिड का आप एग्जाम्पल बताओ क्या लोगे? पिछली वीडियोस में मैंने डिस्कस किए थे, बहुत सारे एग्जाम्पल डिस्कस किए थे इसके। सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, सॉल्ट क्या है? यहाँ पर सॉलिड है, वाटर क्या है? लिक्विड है। तो दोनों को मिक्स कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब सॉल्यूशन मिल गया मतलब उसका क्या हो गया? डिफ्यूज़न हो गया। डिफ्यूज़न क्यों हुआ? मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। अब वीडियो पॉज करो और सोचो क्या था इसका रीज़न। ठीक है, तो अब मैं बताती हूँ इसका रीज़न क्या था। क्योंकि वाटर के जो पार्टिकल हैं, वाटर क्या है? एक लिक्विड में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा गैस से कम होता है, लेकिन सॉलिड से ज़्यादा होता है। ठीक है, अब जब वाटर के पार्टिकल्स है, वाटर एक लिक्विड है, अब वाटर के पार्टिकल्स क्या होंगे? उनके बीच में स्पेस होगा, क्योंकि वो लिक्विड है ना, इसलिए उनमें स्पेस प्रेजेंट होगा। अब उस स्पेस में सॉलिड फिक्स हो जाएंगे। जब सॉलिड उन स्पेस में चले जाएंगे तो वो पूरा सॉल्यूशन बना देंगे, पूरा डिफ्यूज़न हो जाएगा उनका। ठीक है, इसीलिए जो सॉलिड एंड लिक्विड है उनका डिफ्यूज़न हो जाता है। सॉल्ट प्लस वाटर, ये इसका एग्जाम्पल है। फिर डिफ्यूजन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब गैस इन लिक्विड का एग्जाम्पल ऑक्सीजन प्लस वाटर। जो एयर भी प्रेजेंट होती है, एयर में क्या प्रेजेंट होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती है। तो ये सब क्या होती है? वाटर में डिज़ोल्व हो जाती है। सी जो है, सी एनिमल्स है, एक्वाटिक एनिमल्स है, वो सर्वाइव कैसे कर पाते हैं? क्योंकि जो उनका जो सी है उसके अंदर ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों जो गैसेस है वो वाटर में डिज़ोल्व रहती है। अगर वाटर में डिज़ोल्व रहेंगी तो इस वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। जैसे हमारे सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी होती है ना, वैसे एक्वाटिक एनिमल के सर्वाइवल के लिए उनको डिज़ोल्व ऑक्सीजन चाहिए होती है। यानी डिज़ोल्व मतलब पानी में घुली हुई ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया डिफ्यूजन ऑफ गैस इन लिक्विड। अब लिक्विड इन लिक्विड का एग्जाम्पल क्या होगा? ये भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अब आप सोचो क्या होगा इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इंक प्लस वाटर। इंक क्या होती है? एक लिक्विड है वो भी। अगर उस इंक को अगर मैं वाटर में मिक्स कर दूंगी तो किसका एग्जाम्पल हो गया? लिक्विड इन लिक्विड का। तो वो पूरी तरह से क्या हो जाती है? वो इंक डिज़ोल्व हो जाती है। ठीक है, हनी प्लस लिक्विड, ये भी किसका एग्जाम्पल है? लिक्विड इन लिक्विड का। ठीक है, तो ये था डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इन सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड और गैस इन लिक्विड। अब साथ साथ में नोट करते जाएं, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब गैस का देखते हैं। गैस में डिफ्यूजन तो लिक्विड से भी ज़्यादा होता है ना। तो अब क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ गैस इन गैस देखते हैं। इसमें क्या है?
यहाँ मैंने क्वेश्चन लिखा है, वाई स्मेल ऑफ हॉट सीजलिंग फूड रीचेस इन सेकेंड एज कंपेयर विद द सॉलिड और लिक्विड और कंपेयर विद द कोल्ड फूड। यहाँ मैंने दो क्वेश्चन लिख दिए कि जो हॉट फूड की जो स्मेल है वो सॉलिड और लिक्विड में गैस से ज़्यादा आती है, ऐसा क्यों होता है, और कोल्ड फूड में से भी कोल्ड फूड की कम आती है और हॉट फूड की ज़्यादा आती है, ऐसा क्यों होता है। यहाँ दो क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का रीज़न देखते हैं सॉलिड और लिक्विड का। सबसे पहले तो मैंने बताया सॉलिड में रेट ऑफ डिफ्यूज़न बहुत कम होता है और लिक्विड में गैस से थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, और गैस में सबसे ज़्यादा होता है। रेट ऑफ डिफ्यूज़न गैस में सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ ऑर्डर भी लिखा हुआ है, देखो गैस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में सबसे ज़्यादा, सॉलिड में, गैस में सबसे ज़्यादा, लिक्विड में उससे कम और सॉलिड में सबसे कम। तो यही रीज़न है कि जो अरोमा होती है फूड की वो गैस में, एयर में मिक्स होने के बाद हमारे तक जल्दी पहुंच जाती है एज़ कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड। अब सेकंड क्वेश्चन है कि कोल्ड फूड्स में ऐसा क्या होता है कि हो तो वो भी एयर में मिक्स हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि वो सॉलिड और लिक्विड में मिक्स हो रही है, बट हॉट फूड की जो है हमारे तक स्मेल जल्दी आती है एज़ कंपेरिजन टू कोल्ड फूड, ठीक है। तो इसका रीज़न है, ये भी मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे मूवमेंट इंक्रीज़ होगी। ये जो पार्टिकल्स हैं ये बहुत जल्दी मूव करने लग जाएंगे जब हम इसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देंगे। अब जिसमें मूवमेंट होती है उसमें क्या प्रेजेंट होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होती है। तो क्या होगा, इसमें काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे मूवमेंट इंक्रीज़ होगी, मूवमेंट इंक्रीज़ होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई तो उसमें डिफ्यूज़न भी इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। अब डिफ्यूज़न इंक्रीज़ होगा तो हमें जल्दी स्मेल आएगी हॉट फूड की। जो एरोमा होती है ना फूड की वो क्या करती है, एयर में मिक्स हो जाती है। अब उसका रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा है, गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न ज़्यादा है और एयर क्या है, एक तरह से गैस है, तो उसके जो अरोमा के जो पार्टिकल्स हैं वो गैस में मिक्स हो जाएंगे, एयर में मिक्स हो जाएंगे। मिक्स होने के बाद वो हमारी नोज़ तक पहुंच जाएंगे क्योंकि हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया है। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिफ्यूज़न इंक्रीज़ हो जाएगा एयर में और मूवमेंट भी जल्दी होगी, और जब मूवमेंट जल्दी होगी तो हमारे नोज़ तक वो ईज़िली पहुंच जाएंगे, बहुत फास्ट पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये तो था स्टेट ऑफ मैटर। अब हम डिस्कस करेंगे चेंज ऑफ स्टेट, ठीक है, कि कैसे जो लिक्विड है वो अपनी स्टेट को चेंज करता है। अब हम डिस्कस करते हैं स्टेट चेंज ऑफ स्टेट। उससे पहले एक टर्म है डेंसिटी, उसके बारे में देखते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी इज नथिंग बट हैवीनेस, मतलब जो भी चीज़ भारी होगी वो उसकी क्या होगी, डेंसिटी होगी, ठीक है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन में वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। एज वी इंक्रीजेस द मास द डेंसिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस, एज वी इंक्रीज वॉल्यूम बट डेंसिटी इज डिक्रीजेस। वाई? बिकॉज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. So this is about the density. Now we are discussing about the change of states. What is the change of states? Means जो भी जैसे वाटर है वो अपनी तीन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है. वाटर इज एग्जिस्ट एज थ्री स्टेट्स. what is that? Solid, liquid and gases. In solid, water exists as ice. In liquid, water exists in the water form. In gas, water exists in the vapor form, water vapor form. ठीक है. So how these states are observed? So we are discussing about the change of temperature, in which we are seeing that the water change its states in solid, liquid and gases. So let's see. Here it is stand in which thermometer is attached, and this is the beaker in which ice is filled, and there is a burner from which the heating is given, and this is the glass rod from which we stir continuously. Okay, when we given the heat, जब हम इसको हीट देंगे
तो ये जो आइस है ये धीरे धीरे क्या होगी, मेल्ट होने लग जाएगी। अगर आप गैस पर आइस रख दो, मतलब किसी बर्तन में आइस रख दो, तो वो क्या होगी, उसको गैस से हीट मिलेगी और वो धीरे धीरे मेल्ट होने लग जाएगी। ठीक है, जब आप उसको कंटिन्यूसली मेल्ट करते रहोगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वाटर बॉईल होने लग जाएगा। जब वो बॉईल होगा फिर भी आप उसको कंटिन्यूसली हीट दे रहे हो, तो आप देखोगे कि वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा, मतलब वाटर फिनिश होने लग जाएगा, ख़त्म होने लग जाएगा, उसका लेवल गिरने लग जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन। तो ये 3 फॉर्म आ गई, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इसमें एक्सपेरिमेंट से देखा हमने कि जब हमने हीट दी तो पूरी जो आइस है वो मेल्ट हो गई। ये देखो यहाँ मेल्ट हो गई, आइस में वाटर में कन्वर्ट हो गई। फिर भी हम इसको हीटिंग दिए जा रहे हैं, तो क्या होगा, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स में। ये देखो यहाँ से वेपर्स निकल रही है, ठीक है, वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो आइस है इसका जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है। क्या होता है इसका टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसको हम कहते हैं 273 केल्विन। अब ये सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे चेंज हुआ, ये हम इसके बाद देखेंगे कि सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं। एक बार आप इसका टेम्परेचर लर्न कर लो, क्या होता है इसका टेम्परेचर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 केल्विन। ठीक है, जब यहाँ लिखा हुआ है जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है हीट देने पर, तो जिस पॉइंट पे जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है या आइस वाटर में कन्वर्ट करती है, उसको क्या कहते हैं, आइस का मेल्टिंग पॉइंट। ये सिर्फ आइस के लिए नहीं है, कोई भी सब्सटेंस है जब वो किसी टेम्परेचर पे मेल्ट होने लगता है तो उस पॉइंट को क्या कहते हैं, उस सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो हियर इज द डेफिनेशन, द टेम्परेचर एट विच मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड टेक्स प्लेस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, एंड द टेम्परेचर एट विच, अब ये क्या होगा, ये जो लिक्विड है अब ये धीरे धीरे वेपराइज होगा। अब जिस पॉइंट पे ये वेपराइज होता है उसको क्या बोलते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। उस पॉइंट को क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी किस में होती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग होंगे तो उसमें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी। जब काइनेटिक एनर्जी प्रेजेंट होगी तो हम उसको टेम्परेचर देंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। वाइब्रेट मतलब मूव करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत स्पीड से मूव करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना तो जो पार्टिकल्स है बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे। जब वो बहुत जल्दी जल्दी मूव करेंगे तो क्या होगा, इनके बीच में, जैसे ये पार्टिकल्स है, सॉलिड के पार्टिकल्स कैसे रहते हैं, इस तरह से क्लोजली पैक्ड रहते हैं। ठीक है, जब हम इसको क्या करेंगे, हीटिंग देंगे तो ये पार्टिकल्स हैं ये क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, इनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा। जब स्पेस बढ़ जाएगा इसका मतलब इनके बीच में जो फोर्स है ये ब्रेक हो जाएगा। जब फोर्स ब्रेक हो जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा, तो वो किसकी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि सॉलिड किस में चेंज हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। ठीक है, तो हियर इट इज इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजेस एंड स्पेस इज इंक्रीजेस। सो पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन। जो पार्टिकल की जो फिक्स पोजिशन थी, जो वो आइस की फॉर्म में थे, वो सॉलिड थे तो उनकी फिक्स पोजिशन थी कोई, वो अपनी फिक्स पोजिशन को लीव करके लिक्विड में चेंज हो जाएंगे और फ्रीली मूव करने लग जाएंगे। अब जब लिक्विड को कंटिन्यूसली हीट करेंगे तो लिक्विड जो होता है उसके पार्टिकल किस तरह से पैक्ड रहते हैं, इस तरह से, थोड़ा सा गैप होता है उनमें। अब जब हम इनको कंटिन्यूसली हीट करेंगे तो इनका जो बीच का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है ये और कम हो जाएगा, इनका स्पेस और बढ़ जाएगा। जब स्पेस बढ़ जाएगा तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, गैस की प्रॉपर्टी होती है। तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर ये आता है
कि जब हम इसको कंटिन्यूसली हीट कर रहे हैं तो जो आइस है वो लिक्विड में चेंज हो रही है, वाटर में चेंज हो रही है, बट यहाँ जो हमने थर्मामीटर लगा रखा है इसमें इसका टेम्परेचर 0 डिग्री ही शो हो रहा है, मतलब वो बढ़ ही नहीं रहा। अब कोई चीज़ हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर ही नहीं बढ़ रहा। थर्मामीटर में हमने देखा टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, कुछ भी 0 डिग्री था तो वो 0 डिग्री रहा जब तक पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जो हीट दे रहे हैं ना वो हिडन हो जाती है। हिडन मतलब उसको लेटेंट हीट बोलते हैं। अब लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? हिडन हीट। तो अब हम उसके बारे में देखते हैं। ये लेटेंट हीट की डेफिनेशन है, ड्यूरिंग फेज ट्रांसफर heat supply to the substance do not increase the temperature because it is used to break the intermolecular force that is essential for the phase transfer, so thermometer cannot show this heat. latent का मतलब क्या है? hidden, मतलब जो हीट हिडन हो जाती है, ठीक है, छुप जाती है। अब क्या होता है जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है ना, ये देखो ये सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। अब क्या होगा जब हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, ये बर्नर है, जब हम हीट दे रहे हैं तो ये हीट क्या है, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने में जा रही है। अब ये ऐसे तो टूटेंगे नहीं, इनको कोई एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा। जब हम एक्सटर्नल फोर्स देंगे तभी तो ये ब्रेक होगा, फोर्स ऐसे थोड़ी ना ब्रेक हो जाएगा। तो ये जो हीट है ये फोर्स का काम कर रही है यहाँ पर, तो ये हीट इनके बीच में जाएगी और इनको ब्रेक कर देगी। तो ये किस में चेंज हो जाएंगे? लिक्विड में चेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर जब हम फिर से इसको हीट देंगे तो क्या होगा, इनके बीच में जो थोड़ा बहुत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रह गया था ये हीट उसको भी ब्रेक कर देगी। तो इसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसको क्या बोलेंगे? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। जो सॉलिड के लिए आता है उसको फ्यूजन बोलते हैं, जो लिक्विड के लिए आता है उसको वेपराइजेशन बोलते हैं। तो फेस ट्रांसफर क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना और लिक्विड से गैस में चेंज होना, ये जो होता है ये फेस ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो क्या हो गया? फेस ट्रांसफर, हीट सप्लाई टू द सब्सटेंस, डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर बिकॉज इट इज़ यूज टू ब्रेक, क्योंकि किस में काम आती है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ने के काम आती है। फॉर फेस ट्रांसफर के लिए, ठीक है। फिर है हीट ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? यही होगा, लेकिन जब हम 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इज चेंज इनटू liquid, it is called latent heat of fusion. When 1 kilogram of liquid is changed into gas is known as latent heat of vaporization, ठीक है। तो ये टर्म हो गई लेटेंट हीट की। अब हम देखेंगे टेम्परेचर जो चेंज होते हैं वो किस तरीके से चेंज होते हैं, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में, ये किस तरह से चेंज होते हैं। तो इसके लिए कुछ स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसे हमें वो याद रखने हैं, उनकी हेल्प से हम चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो हमारा टेम्परेचर स्केल है वो 3 टाइप्स का होता है, केल्विन, डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो केल्विन होता है उसको सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने का जो फॉर्मूला होता है, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अगर आप बोलोगे कि सेंटीग्रेड को मतलब केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो उसके लिए फॉर्मूला सेंटीग्रेड को इधर ले आओ, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू केल्विन माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिखा है, कन्वर्ट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू केल्विन। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो क्या करेंगे, केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेंटीग्रेड की जगह कितना लिखेंगे, 0 प्लस 273। तो कितना आंसर आया, 273 केल्विन, ठीक है। तो जो आइस का जो वो टेम्परेचर होता है कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम उसको केल्विन में लिखें तो वो कितना हो जाता है, 273 केल्विन, ठीक है। अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो इसको माइनस कर दो। अब अगर फ़ारेनहाइट का करना है तो इसमें क्या होता है, 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32।
अब ये जो है ये नॉर्मली हम बॉडी का जो टेम्परेचर देखते हैं वो इसमें ही देखते हैं, ठीक है। अब जैसे कि किसी को 104 फीवर आ जाता है तो इसका मतलब है वो फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इस पर अगर आप बोलोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर सो हो जाता है तो हमें बुखार हो जाती है, हम तपने क्यों नहीं लगते, तो ऐसा नहीं है, वो सेंटीग्रेड में नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट में होता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना नॉर्मली सेंटीग्रेड में, वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब हम इसको फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं ना तो वो कितना आता है देखते हैं। अब फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड की जगह 37 प्लस 32। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आंसर आएगा 104, ठीक है। तो ये हमारे मतलब 37 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर 104 हो जाता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाता है, तो हमें बहुत ज़्यादा फीवर हो जाता है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख सकते हो, आपकी बुक में भी दिए हुए हैं। तो ये था आपका टेम्परेचर स्केल। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सब्लिमेशन। तो अभी तक हमने देखा कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज और लिक्विड से वेपर में चेंज। क्या सॉलिड से वेपर में चेंज हो सकता है? हो सकता है। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में चेंज हो जाते हैं विदाउट लिक्विड स्टेट में आए, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन क्या होता है? सम सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू गैस विदाउट डायरेक्टली विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज सब्लिमेशन, ठीक है। इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। आप क्या करना है, एक बीकर लेना है या फ्लास्क लेना है, उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड डालना है, ठीक है। और यहाँ से बर्नर ऑन है। जब हीटिंग देंगे अपन इसको तो क्या होगा, ये जो अमोनियम क्लोराइड है, यहाँ से कॉटन प्लग लगा दी, अमोनियम क्लोराइड वेपराइज होगा। वेपराइज होने के बाद जब यहाँ कॉटन प्लग लगी हुई है, गैस को, वेपर को बाहर निकलने के लिए जगह नहीं है, ये बाहर नहीं निकल पा रही, तो क्या होगी, अंदर ही रहेगी तो कूल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद वो क्या हो जाएगी, कंडेंस हो जाएगी। तो कंडेंस होकर ये देखो फ्लास्क के वॉल्स पर चिपक गई, ठीक है। ये देखो अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाइड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं, यानी गैस क्या हो गई, कंडेंस हो गई, ठीक है। क्या होता है, जो अमोनियम, अगर आप सॉल्ट लोगे तो सॉल्ट नहीं होगा, सॉल्ट पहले मतलब सॉल्ट प्लस वाटर लोगे तो वेपराइज हो जाएंगे वो। पहले ये सॉल्ट जैसे हमने आइस में किया था, पहले वो लिक्विड में चेंज हुआ, फिर वाटर में चेंज हुआ, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। वॉलेटाइल मतलब इसकी टेंडेंसी वेपर में चेंज होने की ज़्यादा होती है, उसको वॉलेटाइल बोलते हैं। और जो बाकी जो सब्सटेंस है वो नॉन वॉलेटाइल होते हैं। नॉन वॉलेटाइल मतलब वो वेपर्स में डायरेक्टली चेंज नहीं हो पाते। लेकिन जो अमोनियम क्लोराइड है, एसीटोन है, जो एसीटोन क्या होता है, जो नेल पेंट होती है ना, उसको नेल पेंट जो रिमूवर होता है उसको, उसमें हम एसीटोन यूज़ करते हैं, तो वो भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है। अगर आप उसकी बॉटल को खुला छोड़ दोगे तो वो वेपराइज हो जाएगा पूरा, ठीक है, ख़त्म हो जाएगा। तो यही था सब्लिमेशन, कि ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये पूरी तरह से इस वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने के बाद सॉलिडिफाइड होकर इसकी वॉल्स पर चिपक गया, ठीक है। अब ये देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है। जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तब उसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। और जब लिक्विड से गैस में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन बोलते हैं। जो अपन ने आइस से लिक्विड और लिक्विड से गैस में चेंज हुआ था तो वो वेपराइजेशन हुआ था उसका। और जब गैस से लिक्विड में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं,
ठीक है। और जब सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है उसको सब्लिमेशन बोलेंगे, और अगर गैस से सॉलिड में चेंज हो रहा है तो उसको भी सब्लिमेशन बोलेंगे। अब गैस से सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है, हमने ड्राई आइस देखी होगी। ड्राई आइस क्या होती है, सॉलिड CO2 होता है, मतलब CO2 जो गैस होता है उसको सॉलिडिफाइड करते हैं, तो इस तरह से आइस की तरह दिखती है, वो बिल्कुल आइस की तरह दिखती है, उसको ड्राई आइस बोलते हैं, जिसमें CO2 होता है। उस गैस को क्या होता है, जो CO2 गैस होती है ना, उसको लिक्विड मतलब बहुत ज़्यादा सब्लिमेशन कर देते हैं उसका, जिससे वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस सॉलिड CO2 को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है। जब हम सॉलिड CO2 को हम फिर से हीट करेंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में हो जाएगी, लिक्विड स्टेट में नहीं आएगी, सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगी, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर है, कैन गैस चेंज इनटू लिक्विड बाय अप्लाइंग प्रेशर, क्या हम प्रेशर अप्लाई करके गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, ये इसको बोलते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। ठीक है। तो हमने क्या किया है, एक सिलेंडर ले लिया, उसके ऊपर पिस्टन लगा दिए, पिस्टन है जिसको हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है। उस पिस्टन, इसके अंदर गैस फिल है, अब ये गैस के पार्टिकल्स है, दूर दूर होते हैं गैस के पार्टिकल्स, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। तो जैसे ही हम इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो क्या होगी, गैस कंप्रेस होगी। अब जब गैस कंप्रेस होगी तो इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, थोड़े पास पास आ जाएंगे। फिर जब हम और प्रेशर लगाएंगे तो क्या होगा, जो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो और भी ज़्यादा पास आ जाएंगे। अब जब और ज़्यादा पास आ जाएंगे तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है, लिक्विड की। तो ये जो गैस थी ये किस में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। और किससे कन्वर्ट कर सकते हैं, बाय अप्लाइंग प्रेशर, प्रेशर इंक्रीज करने से, प्रेशर को इंक्रीज करने से और टेम्परेचर को डिक्रीज करने से, यानी कूल करने से। गैस को जब हम कूल करेंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। जैसे यहाँ देखो, गैस से जब लिक्विड में चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को कंडेंसेशन बोलते हैं। अब कंडेंसेशन कब शो होगा, जब गैस को हम कूल करेंगे, ठंडा करेंगे। अब ठंडा कैसे होगा, उसके टेम्परेचर को डिक्रीज करके, और प्रेशर को इंक्रीज करके क्या करेंगे, उसको कंप्रेस कर देंगे गैस को, जिससे वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो ये अपना इफेक्ट ऑफ प्रेशर था, जिसमें प्रेशर इंक्रीज करने पर गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा था। इसको बोलते हैं गैस लिक्विफाइड या लिक्विफिकेशन ऑफ गैस बोलते हैं। अब आपके क्वेश्चन आता है कि ऐसे दो प्रोसेस बताओ जिससे गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो पहला प्रोसेस कौन सा है, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एंड बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। तो ये दो प्रोसेस है जिससे हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने क्या देखा, आपने देखा स्टेट ऑफ मैटर, चेंजिंग ऑफ स्टेट्स, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। ये 3 टॉपिक आज हमने डिस्कस किए। तो आप इसको एक बार रीड करना, देखना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।